कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का है। टॉपिक का नाम है हमारे साइमन कमीशन, जो हमारे 1927 का टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है। लगातार परीक्षाओं में इससे कई सवाल आ जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले परिचय की बात करें तो साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में, कब 1927 में गठित एक संसदीय आयोग था। क्या था? एक संसदीय आयोग था। आपको इसके बारे में काफ़ी वास्ट नॉलेज मिलेगी इस लेक्चर से। तो साइमन कमीशन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत में जो संवैधानिक सुधार है उनकी समीक्षा करना था। जो 1919 के संवैधानिक सुधार हुए थे, 1909 के, 1919 के, तो ये देखना था कि किस हद तक ये संवैधानिक सुधार सफल हुए हैं। लेकिन इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिससे भारतीय जनता में इसका जबरदस्त असंतोष पैदा हुआ। इस कमीशन के प्रति। इसके विरोध में पूरे भारत में साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक की आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा? साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ आंदोलन शुरू हुआ। अब बात करते हैं शुरू साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि। बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 और सुधारों की समीक्षा। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म लागू किए थे, जिसके तहत द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। जिसके तहत क्या किया गया? द्वैध शासन या डायरकी की व्यवस्था की गई। लेकिन यह प्रणाली असफल रही। जो हमारे केंद्र और प्रांत, इनमें डायरकी मतलब द्वैध शासन स्थापित किया गया। भारतीयों ने अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इसके परोक्ष में भारतीयों ने क्या कहा कि हमें अधिक राजनीतिक अधिकार चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया, ताकि ये देख सके कि जो संवैधानिक सुधार हुए हैं, हमने डायरकी प्रस्तुत की है 1919 की या 1909 का, जो हमारा मॉडल सुधार था, उसमें किस हद तक हम सफल हुए हैं। तो अब गठन की बात करें, साइमन कमीशन का गठन और उसके उद्देश्य की बात करें। आयोग के गठन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक आयोग गठित किया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस आयोग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके जो लीडर थे, हेड थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। अब इस कमीशन के बाकी सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य की बात करें तो साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे। खुद अध्यक्ष तो हमारे सर जॉन साइमन थे। दूसरा हमारा क्लीमेंट एटली। क्या क्लीमेंट एटली? तो आपको याद हो, क्लीमेंट एटली वो सदस्य हैं जिनके टाइम पे भारत को आज़ादी मिलती है। मतलब जब भारत को आज़ादी मिलती है तो उस समय हमारे ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार थी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। हैरी लेस्ली गॉर्डनर, एडवर्ड कटलॉस, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड होग और वेरेन हॉटशॉट। तो ये हमारे 7 सदस्य थे हमारे साइमन कमीशन के अंदर। साइमन कमीशन में कितने थे? 7 सदस्य थे, लेकिन इनमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत आयोग या श्वेत कमीशन भी कहते थे, क्योंकि सारे के सारे सदस्य कैसे थे? श्वेत सदस्य थे। अब इसको गठन का क्या उद्देश्य था उसकी बात करें तो भारत में 1919 के अधिनियम के तहत किए गए संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, साथ ही साथ यह तय करना कि भारत में द्वैध शासन सफल रहा या नहीं, और भारत के लिए भविष्य में संवैधानिक सुधारों की सिफारिशें करना कि भविष्य में हमें कौन कौन से संवैधानिक सुधार करने हैं। तो इसका उद्देश्य था गठन करने का। अब बात करते हैं विवाद की, कि विवाद किस बात पे था। विवाद की बात करें तो भारतीय सदस्य न होने से असंतोष मतलब विवाद था। तो इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार साइमन कमीशन क्या है? ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट सौंपता। क्या? साइमन कमीशन जो भी रिपोर्ट बनाएगा, तो उसने जो भी रिपोर्ट बनाता, तो वो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को सौंपनी थी। तो इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद से ही आने चाहिए थे। तो ये मानते थे कि सारे सदस्य कहाँ से आने थे चाहिए थे? ब्रिटिश संसद से आने चाहिए थे। इसलिए वहाँ से सारे के सारे सदस्य, 7 के 7 सदस्य ब्रिटिश आए। लेकिन भारतीय ये कहते हैं कि ब्रिटिश संसद में उस समय 2 भारतीय सदस्य भी थे। कौन कौन? एस पी सिन्हा मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और एच डी सकलातवाला मतलब शाहपुर जी, दोराब जी सकलातवाला पहले से ही वहाँ ब्रिटिश संसद में मौजूद थे। तो चाहते तो इन दोनों में से भी किसी एक को या दोनों को सदस्य बनाकर ला सकते थे।
जिससे क्या भारतीयों में गहरा रोष उत्पन्न हुआ और इसका क्या पूरे देश में विरोध होता है। अब बात करते हैं साइमन कमीशन। वैसे तो 1929 में गठित होना था भाई। 1919 का भाई पहले क्या हुआ, 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार हुआ, फिर संवैधानिक सुधारों के लिए 1919 का हुआ, अब फिर उसके लिए समीक्षा करने के लिए गठन होना था 1929 में। लेकिन ये हमारे पहले क्या 2 वर्ष पहले गठित हो जाता है, मतलब 1927 में इसका गठन कर दिया जाता है। परीक्षा में आ जाए कि ये 2 वर्ष पहले गठित कर दिया गया, तो इसके क्या कारण थे? तो कारण है साइमन कमीशन का गठन 2 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया। क्यों? पहला कारण आता है कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी। किसकी? कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी, और उसी समय चुनाव आने वाले थे। क्या? उस सब के थोड़े समय बाद ही चुनाव आने वाले थे, और आने वाले चुनाव में, हाँ, जो आने वाले चुनाव थे, तो आने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को हार का डर लगा हुआ था। क्या? हार का डर लगा हुआ था, और नई जो लेबर पार्टी की सरकार है वो भारत में अधिक सुधार कर सकती थी। लेकिन मैंने आपको बताया था जो क्लीमेंट एटली है, तो क्लीमेंट एटली हमारे लेबर पार्टी के सदस्य थे। बाद में तो बात करें तो जो नई लेबर पार्टी की सरकार आनी थी, आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रिटेन में 2 पार्टी चलती है, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी क्या है, सरकार में अधिक सुधार कर सकती थी, तो उनको डर था, इसलिए वो पहले सुधार करना चाहते थे। दूसरा, नरमपंथियों को संतुष्ट करना, क्योंकि नरमपंथी केवल संवैधानिक सुधार चाहते थे, तो उनकी संतुष्टि के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। फिर क्रांतिकारी आंदोलन होते थे, उन पर नियंत्रण स्थापित करना। या क्रांतिकारी आंदोलनों पर नियंत्रण स्थापित करना। फिर जो स्वराजीय थे, ये स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे, उनका नियंत्रण और उसका प्रभाव कम करना भी इसका एक उद्देश्य था। अब बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन का विरोध किस तरह से हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया। आप इसे याद रखेंगे, दोनों ने मिलकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर जो हमारी साइमन कमीशन है इसका विरोध किया। तो 1927 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। क्या? साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय कब लिया गया? तो 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ उसमें। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक धड़े ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे धड़े होते हैं। धड़े मतलब गुट। तो मुस्लिम लीग के एक गुट ने, जिसका नेतृत्व हेड कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, वो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य मुस्लिम भी नहीं था, ना ही भारतीय था, ना ही हिंदू था, तो इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हमारे मोहम्मद अली जिन्ना भी करते हैं। फिर एक नारा सबसे ज़्यादा प्रबल रहा, नारे का नाम था साइमन वापस जाओ। तो साइमन वापस जाओ आंदोलन की बात करें तो 3 फरवरी 1928 को जैसे ही हमारे साइमन कमीशन भारत पहुंचा, क्या 3 फरवरी 1928 को जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा, पूरे के पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे लगने लग गए। क्या साइमन वापस जाओ के नारे लगने लग जाते हैं, या साइमन वापस जाओ के नारे गूंज पड़ते हैं। पूरे भारत में इस आयोग के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? पूरे के पूरे भारत में इस आयोग के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। लखनऊ में हमारे जवाहरलाल नेहरू है और गोविंद वल्लभ पंत है, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। अब साइमन कमीशन के मामले में एक सबसे खास घटना होती है, जैसे उस दर्दनाक घटना थी, वो थी हमारी लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज किया गया और उनकी मृत्यु। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। कहाँ? लाहौर में। कब? 30 अक्टूबर 1928 को। और इसके हेड कौन थे, या इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हमारे लाला लाजपत राय। जो ये प्रदर्शन हो रहा था लाहौर में, इसका नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या? लाठीचार्ज की वजह से क्या होता है? वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु से पहले उनके द्वारा एक कही गई बात थी। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। तो उन्होंने, जब उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था, तो उन्होंने एक लाइन कही कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। इसके विरोध में हमारे भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला लेने के लिए, जो सैंडर्स थे, जो उस टुकड़ी के हेड थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया था, तो उन सैंडर्स की हत्या कर दी।
अब ऐसा नहीं है कि साइमन कमीशन का सभी विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का कुछ पार्टियां समर्थन या साथ भी दे रही थी। परीक्षा में आ जाए कि साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली कौन कौन सी पार्टियां थी। एक तो हमारी मद्रास की पार्टी थी जस्टिस पार्टी, एक पंजाब की पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, और एक मुस्लिम लीग का एक शफी गुट था। क्या धड़े होते हैं, आपको बताया था मुस्लिम लीग के एक धड़े जिसके हेड कौन थे, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो विरोध कर रहे थे, और मुस्लिम लीग का एक शफी गुट था जो इसका समर्थन कर रहा था साइमन कमीशन का। अब बात करते साइमन कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई और अपनी सिफारिशें दे दी। अब बात करेंगे साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या थी जो उन्होंने 1930 में दी थी। तो साइमन कमीशन की सिफारिशों की बात करें तो पहली सिफारिश थी ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। तो साइमन कमीशन ने कहा कि जितने भी देशी रियासत है और ब्रिटिश प्रांत है इन सबसे बातचीत करो, सबको मिलाओ और मिलाकर के एक ऑल इंडिया यूनियन या अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। भारत में क्या संघात्मक व्यवस्था लागू की जाए, मतलब फेडरल सिस्टम लागू किया जाए, जैसे हमारे अमेरिका के अंदर लागू होता है। मतलब म्यूचुअल कंसेंट से या आम सहमति से क्या है एक यूनियन या संघ बनाया जाए, जैसे फेडरल सिस्टम अमेरिका में लागू है वैसा होना चाहिए। जैसे अमेरिका में 50 राज्य आपस में मिलकर एक देश बनाते हैं, वैसे भारत में भी ऐसा लागू होना चाहिए था। उन्होंने सिफारिश दी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाना चाहिए और उनको ऑटोनॉमी या स्वायत्ता दी जानी चाहिए। तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो साइमन कमीशन ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाना चाहिए और उनको क्या दी जानी चाहिए, स्वायत्ता, मतलब ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। बात करें केंद्र की, तो केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए। केंद्र में मतलब केंद्र में भारतीयों को शामिल ही नहीं किया जाए, ये उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए। फिर पृथक निर्वाचन गलत होता है, लेकिन फिर भी इसे जारी रखा जाना चाहिए। तो आपको पता है 1909 में हमारे मुस्लिमों को, 1919 में हमारे सिखों और एंग्लो इंडियन इनको पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से पृथक निर्वाचन देना या सेपरेट इलेक्टोरेट देना गलत तो होता है, लेकिन फिर भी इसे जारी रखा जाना चाहिए, मतलब इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। फिर मताधिकार का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब पहले क्या है, संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर तय किया जाता था कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, तो इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बस इसका क्षेत्राधिकार क्या होता है, मताधिकार का क्षेत्र दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन सबको नहीं दिया जाना चाहिए। फिर बर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। क्या, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए और सिंध को एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए। सिंध हमारे इस समय पाकिस्तान का एक राज्य है, तो उस समय कहा था सिंध को एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने तो रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देने के बाद भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या आई। भारतीयों ने स्वयं के संविधान निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हम हमारा संविधान खुद बनाएंगे। इसी क्रम में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। इसी के क्रम में क्या होता है, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कहा कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। अब साइमन कमीशन के परिणामों की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। भारतीयों ने साइमन कमीशन को खारिज करते हुए अपना स्वयं का संविधान तैयार करने का फैसला किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें भारत के लिए एक नया संविधान सुझाया गया था। फिर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्यों? क्योंकि गतिरोध बढ़ रहा था। क्या गतिरोध बढ़ रहा था? ना तो भारतीय साइमन कमीशन की रिपोर्ट मानने के लिए तैयार थे, ना ही अंग्रेज जो हमारे ये नेहरू रिपोर्ट है इसको मानने के लिए तैयार थे। दोनों में गतिरोध होता है। गतिरोध को हल करने के लिए गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए, भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए 1930-32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। और इसी क्रम में फिर सुधारों को आगे बढ़ाते हुए 1935 का हमारा भारत सरकार अधिनियम आता है, जो हमारे भारत के जो वर्तमान संविधान है उसके लिए एक बेस का काम करता है, एक आधार का काम करता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्ता दी गई और संघीय सरकार की व्यवस्था की गई। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो साइमन कमीशन भारतीयों के गहरे विरोध का शिकार हुआ। साइमन कमीशन क्या, भारतीयों के गहरे विरोध का शिकार हुआ। इसने भारतीय स्वतंत्रता को और अधिक तीव्र कर दिया। इसने भारतीयों को एकजुट किया
और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जन्म दिया। इस विरोध के चलते 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, जिसने भारत के संविधान की नींव रखी। महत्व की बात करें तो साइमन कमीशन का विरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था, जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग दिया। तो इस तरह से आज हमने साइमन कमीशन के बारे में नॉलेज ली। ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।